हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो उन सभी क्लैट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और उनके श्योर सिलेक्शन के लिए कोई कमी ना रह जाए। उस पर्पज से आज के इस वीडियो में मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐड ऑन करने वाला हूँ। लास्ट तक जरूर देखना, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा वीडियो। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन फॉर क्लैट 2026 इज एनालिटिकल रीजनिंग। बट मैं आपको बता दूं कि एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन अभी रूल्ड आउट नहीं हुआ है। उसका प्रेजेंस क्लैट 2020 में भी था, अभी रिसेंट लास्ट ईयर क्लैट 2025 में भी रहा है एंड एक्सपेक्टेड है क्लैट 2026 में एनालिटिकल रीजनिंग का प्रेजेंस रहेगा। अब बात यह आती है कि सर हम अभी तक अगर नहीं पढ़े हैं एनालिटिकल को, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया हमने उसको, तो अब क्या करें? क्या अभी किया जा सकता है उस पर वर्क? डेफिनेटली किया जा सकता है। कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, ये सब जो क्वेश्चन है इनका एक एक करके मैं डिटेल में आपको हेल्प करने वाला हूँ, आंसर देने वाला हूँ। एक एक चीज़ समझते चलिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को प्लान करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात जैसे कर रहा हूँ कि क्लैट 2020 में ऑलरेडी जो क्वेश्चन एनालिटिकल के थे वो ये आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का और एक शॉर्ट पजल का क्वेश्चन आया हुआ है, सिंगल लाइनर वाला। यहाँ पे उसका प्रेजेंस ऑलरेडी है। इवन सीधा हम देखें तो 2025 की बात करें तो ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी, बट आपको सैम्पल पेपर में दिख जाए, एक्चुअल पेपर में दिख जाएगा। तो ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का था जिसपे कि 6 क्वेश्चन थे। कहने का मतलब सीधा सा है कि क्लैट 2025 में भी एनालिटिकल रीजनिंग का 6 क्वेश्चन प्रेजेंस रहा है। तो 24 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 6 क्वेश्चन एनालिटिकल के अभी रिसेंटली देख चुके हैं। एक्सपेक्टेड है यार, आ सकता है। लेकिन सवाल ये होता है कि सर ये तो हम बहुत इजी था, हम बना लेते। अब होता क्या है कि अगर अदर टॉपिक्स के बारे में हम देखें क्लैट में जो आ सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन से, उनमें कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें हमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है, तभी वो आप पेपर में विद इन टाइम विद एक्यूरेसी सॉल्व कर पाओगे। कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बड़े ऑब्वियस होते हैं कि हाँ हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की नीड नहीं है, हम कर सकते हैं उनको, बट उनका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है, तो उनको पढ़ के तो रखना पड़ेगा ना। तो अब कैसे पढ़ें और क्या क्या टॉपिक पढ़ें उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बात आती है कि सर एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन में से हम क्या क्या पढ़ें और क्या क्या और आ सकते हैं। अभी तक तो जो आ चुके हैं वो ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है उसके लिए आपको मैंने कुछ हाईलाइट करके रखे हैं टॉपिक। तो ये वो टॉपिक हैं जो अभी रिसेंटली न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लैट ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं। कैसे कैसे पूछ लिए हैं? डेटा अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग तो ये आपको पूछ लिए। डेटा अरेंजमेंट मतलब इसमें सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह वो सब आ जाता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अरेंजमेंट आ जाता है। तो ये तो उन्होंने एक्चुअल एग्जाम में पूछ लिए हैं ये 2 टॉपिक। ये बाकी के ये जो 3 टॉपिक हैं ये इन्होंने सैंपल पेपर में दिए थे। जब सैंपल पेपर रिलीज किया था ना, पैटर्न चेंज हुआ था 2020 में, उस टाइम पे दिए थे सैंपल पेपर और उनमें ये 3 टॉपिक भी एनालिटिकल रीजनिंग के दिए थे। तो कहने का मतलब है कि क्लैट ने कहीं ना कहीं इनके बारे में तो आपको बता दिया कि भैया हम इनमें से तो पूछ सकते हैं। अब ये आता है कि हम और क्या क्या पढ़ें। तो और पढ़ने में जो पोटेंशियल इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किए जाएंगे तो इनको थोड़ा सा हाई प्रायोरिटी पे रखो। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो मेरा प्रेडिक्शन है, सबसे ज़्यादा जो चांस है वो डायरेक्शन के, ब्लड रिलेशंस के और डेटा अरेंजमेंट के। इनमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करना। अब कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं इनमें जो कि प्रैक्टिस बेस्ड ज़्यादा हैं, उनमें प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया सर क्या क्या पढ़ना है, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक। सर ये क्या है? अरे भैया ये वो टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ लोगे तो और अच्छा ही होगा। बाई चांस इन टॉपिक्स में से भी कुछ पूछ दिया तो हमसे बनना चाहिए, मतलब इनका भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें भी है, लेकिन इनको तो आपको टॉप प्रायोरिटी पे करना है और लिस्ट इंपॉर्टेंट होने के हिसाब से, कैसा इंपॉर्टेंस के हिसाब से टॉप टू बॉटम ऐसे कंसिडर कर सकते हो। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है यार भाई, वहाँ कोई लिस्टेड नहीं है कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, आप तो भैया पढ़ लेना लाइन लगा के। अब आती है बात कि सर कहाँ से पढ़ना है। ये सब टॉपिक तो आपने बता दिए, इनको पढ़ें कहाँ से? तो भैया देखो सीधी सी बात है, आप जिस जिस कोचिंग को प्रेफर कर रहे हो, जहाँ जहाँ अभी ज्वाइन कर रखा है, इवन या किसी ने ज्वाइन नहीं भी किया हुआ है तो वो भी पढ़ तो रहा होगा कैसे भी करके अपना। तो पहली तो प्रेफरेंस आप अपनी रखना कि जो भी आपकी कोचिंग मॉड्यूल है, मटेरियल है, उसको पढ़ लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना। और अगर नहीं है या फिर उसके साथ में भी मैं बात करूं कि ये भी कर लिया सर और भी करना है, तो आप वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल इसकी कर सकते हो। काफ़ी डिसेंट सी स्टैंडर्ड बुक है किसी भी एग्जाम के लिए, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी टॉपिक वो लिस्टेड है, सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना।
इसके अलावा भी कई सारे बुक्स आते हैं, आपके पास जैसे अरिहंत वगैरह की बुक्स है, या कुछ बच्चे एम के पांडे प्रेफर करते हैं, तो एम के पांडे में कुछ टॉपिक तो हैं, बाकी के टॉपिक नहीं है, तो उनको कहाँ से करोगे फिर। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि भैया ये जो बुक है ना, इसको आप कर सकते हो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, उससे एक नॉर्मल सजेशन है। और बाकी आप कोई सी भी एसएससी जो रीजनिंग की बुक है ना, कोई सी भी उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। जरूरत है ये टॉपिक को प्रैक्टिस करने की भी, ठीक है ना। तो ये तो बात आ गई कि कहाँ से पढ़ना है। दूसरी बात हो गई कि भैया एआर कैसे पढ़ें, एआर पढ़ें कैसे। अरे सर उसमें क्या है, इतनी दिक्कत थोड़ी होती है एआर पढ़ने में। देखो, हर किसी एग्जाम का एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। वो अगर एआर को लेके कुछ पूछ रहा है ना, तो बड़ा पर्टिकुलर सा हो रहा है आजकल, वो पैटर्न चेंज होने के कारण से, ठीक है ना। अब उसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस मांगते हैं। जैसे मैंने आपको 3 टिक किए हुए हैं कि आपको रेगुलर करने हैं। ये 3 टॉपिक आपको रेगुलर इसलिए करने हैं कि डेटा अरेंजमेंट अगर आपने रेगुलर नहीं किया, रेगुलर मतलब आपको कम से कम 3 से 4 दिन वीक में करने हैं डेटा अरेंजमेंट, कम से कम 3 से 4 दिन। भले आप 1 से 2 सेट पर डे करो, एक ही सेट पर डे करो, बट करना आपको रेगुलर है, ठीक है ना। ये तभी कमांड होगा पेपर में, तभी विद इन टाइम विद एक्यूरेसी सॉल्व होगा। अदरवाइज तो क्या होगा, ऐसे वो टाइम लंबा लेगा। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं किया तो बन तो जाएगा, लेकिन टाइम लंबा लेगा। तो पेपर के टाइम पे अपन ये पहलवानी करें तो जबरदस्ती का ये क्या मतलब, अपन को ये नहीं करना। अपन क्या करेंगे भैया, वेल एंड एडवांस अपन प्रैक्टिस करके रखेंगे। अभी 3 महीने हैं अपने पास। कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो क्लिक करने की बात है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके रखो, तो आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है ना। सेम सीरीज के साथ में, तो ये तो दोनों एक्चुअल एग्जाम में क्लैट में पूछे जा चुके हैं और इनके रिपीट होने के भी चांसेस हैं, बट सीरीज के साथ में भी वही है कि भैया क्लिक होना चाहिए लॉजिक। तो जब आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होगी तो कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखा है मैंने कि 4 to 5 डेज आपको एक वीक में पढ़ना है कम से कम। ये कितना पढ़ना है, ज्यादा मत पढ़ो, 15-20 मिनट पढ़ लो आप। बहुत ज्यादा पढ़ पाओगे तो आधा घंटे, इससे ज्यादा की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बट इतना तो कम से कम 15 मिनट तो टाइम दो ना यार, है ना। नंबर अगर 5-6 क्वेश्चन इस पे आ गए, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉलेज डिसाइड करता है, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर किसी बच्चे से बनते नहीं है, अगर उसने प्रैक्टिस रेगुलर नहीं करी तो बनेगा नहीं वो, ध्यान रखिएगा। इसलिए रेगुलर करके रखना। अब बात आती है जितने भी लिस्ट अदर टॉपिक कर रखे हैं मैंने, जो प्रीवियस स्लाइड पे मैंने दिखाए थे, है ना, उन अदर टॉपिक्स को आप ऑल्टरनेट कर लो। उसकी इतनी डिमांड नहीं है, उसमें तो बस इतना है कि भाई कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसमें अदर टॉपिक्स में मैं थोड़ा सिलॉजिज्म को हाईलाइट करके रखूंगा, है ना, कि सिलॉजिज्म थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस ठीक ठाक से करके रखना भाई। हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको आने चाहिए सिलॉजिज्म में, क्योंकि यहाँ पे एलेट में जैसे कि ये हाईएस्ट स्कोरिंग रहता है, हाईएस्ट प्रेजेंस रहती है सिलॉजिज्म की, तो क्लैट में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो 2026 में क्लैट में इसके आने के बिल्कुल मैं चांस बना के रख रहा हूँ कि भाई आ सकता है ना। तो ये सीधा सा हिसाब बताया मैंने, 4 से 5 दिन वीक में कम से कम पढ़ना है। और एक सिटिंग में, एक दिन में कितना करना है, मैक्सिमम आधा घंटे भी पढ़ लोगे, बट रेगुलर पढ़ लोगे तो काम होता चला जाएगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब तो ठीक है भैया, कई बार क्या होता है ना कि भैया हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी तक, अब क्या करें। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भैया एक प्रेप चेकलिस्ट बना लेना। सभी लिस्ट प्रेप चेकलिस्ट में करोगे क्या, प्रेप चेकलिस्ट में ये करोगे जितने भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं उनके सामने ये कर लेना कि भाई उनके कॉन्सेप्ट, तुम्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। जिस जिसका आता है, जैसे सपोज जिसका आता है, अभी इसका नहीं आता है ना, तो जिस जिसका आता है उसके कॉन्सेप्ट पे टिक कर देना। कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा हो गया प्रैक्टिस उसकी अच्छी है कि नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट आता है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इस टाइप से एक खुद के रिकॉर्ड के लिए एक प्रेप चेकलिस्ट बना लेना, जिसमें सभी टॉपिक के सामने तुम्हारा रिकॉर्ड पता हो, क्योंकि टाइम कम है। अगर ऑर्गेनाइज तरीके से जाओगे तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज तो रैंडम तरीके से तो क्या होता है ना, पहाड़ जैसी दिखती है प्रिपरेशन के, भैया पता नहीं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कब पढ़ना है ना। प्लान कर दोगे चीज़ें हल्की लगेंगी, अपना शॉर्ट रहेगा, दिमाग भी हल्का रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको करना है, सीधी सीधी सी कहानी है, बहुत कोई अलग से ज्ञान नहीं है। ये सब वो मैंने टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं कि जो क्लैट PYQ में भी रिसेंटली आए हुए हैं, जैसा कि देख पा रहे हो ना, जो सैम्पल पेपर क्लैट ने रिलीज करे थे ना 2020 से पहले। तो ये 3 सैम्पल पेपर में क्या क्या टॉपिक इनने पूछ दिया है, देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल पूछ दिया था, है ना, 3 क्वेश्चन 102 क्वेश्चन का सेट है ना, ब्लड लेसन भी पूछ दिया था इनने, सीरीज भी दिए थे, सिलॉजिज्म भी दिए थे। सैम्पल पेपर 3 में सिलॉजिज्म रिपीट किए हुए हैं। एक्चुअल पेपर में देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल दिया है, कोडिंग का क्वेश्चन दिया है, सीटिंग अरेंजमेंट 2025 में दिया है। अब सवाल ये आता है कि सर 2026 में क्या होगा, तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जरूरी नहीं है कि एनालिटिकल आए ही, और अगर आ गया तो
हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो क्लैट में जितनी, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जितनी भी मेहनत करी है, हो सकता है अगर हम इसको ढंग से नहीं करें तो एक आध दो क्वेश्चन के ऊपर नीचे क्यों करना भाई, पढ़ लो ना यार, आधा घंटे की तो बात है, पढ़ लो उसको, क्या ही दिक्कत है। तो पढ़ लो, मतलब आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पढ़ लो उसको, ठीक है ना। तो ये सब वही तामझाम है कि भैया पेपर में ये सब चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं, है ना। कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है ये तुम्हारे सामने, ये पूरा एक्चुअल PYQ की बात कर रहा हूँ मैं, क्लैट में जो सब आया हुआ है ना। अब ये बार ग्राफ ऊपर जाता है कि नीचे आता है क्लैट 2026, जब कंडक्ट हो जाएगा तब ये पता चलेगा, है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई पढ़ते चलो, पढ़ के रखो। बाकी हमेशा ये रहता है कि होप हमेशा जारी है ना। हम कभी भी हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो। ओबियस है हम बहुत लंबा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, हम ये बात उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो टाइम वेस्ट एक्चुअली कर चुके हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा सा परफॉर्म कर ही रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर रुक गए हैं, चाहते हैं मेहनत करके। तो उनके लिए एक टिप्स दे के जा रहा हूँ, उनके लिए टिप्स ये दे रहा हूँ कि भैया अपने मॉक को एनालिसिस अच्छे से करो। एनालिसिस करने में 3 फेज होते हैं। अपने जो मॉक दिया है आपने, उस मॉक के जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, पहले तो उनको, आपको पता है आप उनको देखते ही होंगे, उनकी रीज़न पता करते होंगे रॉन्ग क्यों हो रहा है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है इससे भी ज़्यादा, जो क्वेश्चन मॉक देते टाइम छूट जाते हैं, उनको ये पता करो कि ये छूट क्यों रहा है क्वेश्चन। मॉक के टाइम पे हम इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ रहे हैं या ये क्यों छूट रहा है, दोनों इनके पीछे का ठीक से रीजन पता करो। जब इस चीज पे काम करोगे ना, तब आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मेक सेंस। जब जो पोर्शन मॉक देते टाइम छूट रहे हैं क्वेश्चन, उस पर वर्क करोगे अक्रॉस ऑल द सेक्शंस, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। एंड लास्ट थिंग जो जनरली बच्चे अवॉइड करते हैं, करते ही नहीं है, 99% बच्चे नहीं करते, मॉक एनालिसिस की थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो ये है कि आप उन सभी क्वेश्चंस को जो आपके करेक्ट हो चुके हैं मॉक देते टाइम, उनको दोबारा से सॉल्व करो। क्यों करना है? क्योंकि कई बार किस कॉन्सेप्ट के कारण से वो सही हो गया कोई क्वेश्चन, हमें खुद नहीं पता, तो वो आपका एक्चुअल स्कोर नहीं है। आपको अपना एक्चुअल स्कोर लाना है मॉक में, कोई तुक्के मुक्के मॉक टाइम पे नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये पूरी 3 फेज हैं। पहली, रॉन्ग क्वेश्चन को एनालाइज करना। दूसरी, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे मॉक के टाइम पे, उनको आपको चेक करना है क्यों नहीं बने, और उनकी स्टडी करनी है कि भाई ये बनने लग जाए। और तीसरा, जो क्वेश्चन ऑलरेडी सही हो गए थे आपके, उनको दोबारा से एक बार सॉल्व करना है, एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं मॉक एनालिसिस में, इनको करिएगा, बाकी तैयारी करो। लास्ट मेरा मैसेज ये है, एनालिटिकल रीजनिंग को छोड़ो मत। अगर आप एक सिंसियर क्लैट एस्पिरेंट्स हैं तो बने रहिएगा लॉ प्रेप के साथ। मैं राघवेंद्र द्विवेदी, आपका लॉजिकल रीजनिंग मेंटर। टेक केयर।